नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज हम फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता पाल वाइडल रीला ब्लाश के विषय में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के रचयिता, या यूं कहें कि अभिनव जो फ्रांस है में नवीन भूगोल के विकास का श्रेय एकमात्र भूगोलवेत्ता ब्लाश को ही जाता है। विश्व के किसी भी अन्य देश में एक ही भूगोलवेत्ता विषय के विकास में मेरुदंड की भांति अथवा इतना अधिक आच्छादित नहीं रहा जितना कि फ्रांस में ब्लाश। फ्रांसीसी भूगोल के इसलिए वह अधिष्ठा माने जाते हैं। महान मानव भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स भी ब्लास के ही शिष्य थे। ब्लास का जन्म सन 1845 में पेरिस में हुआ। उन्होंने स्नातक स्तर तक शिक्षा पेरिस के इकोले नॉर्मले के विख्यात संस्था से इतिहास, भूगोल एवं दर्शनशास्त्र विषय की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक वह एथेंस में स्थित फ्रेंच विद्यालय में अध्यापक रहकर 1872 में अपना शोध प्रबंधन पूरा करने हेतु पेरिस लौटे। वह यूनान के प्राचीन सभ्यता के विशेष प्रभावित हुए एवं पीएचडी के लिए शोध हेतु प्लेटो से टालेमी के काल तक की उपलब्धियों का अध्ययन करने के लिए पुनः यूनान भी गए। ब्लाश के भौगोलिक चिंतन पर इस अध्ययन का गहरा प्रभाव पड़ा। वह कभी भी रेड जेल की भांति कठोर नियतिवादी नहीं बन सके। इकोल नॉर्मले से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इससे ठीक पश्चात आपकी नियुक्ति नैन्सी विश्वविद्यालय में भूगोल के व्याख्याता पद पर हुई। आप यहां 5 वर्ष तक रहे। 1876 से 77 में ब्लाश जर्मनी भी गए। वहां रिटर, हम्बोल्ट एवं रेडजेल के कार्यों का अध्ययन करने के साथ साथ आपकी वान रिस्टोफन से भी भेंट हुई। नैन्सी में रहते हुए आपने वहां के प्रादेशिक भूगोल पर ला फ्रांस डी ईस्ट ग्रंथ लिखा। जर्मनी से लौटने के पश्चात 1877 में आपकी नियुक्ति एल्कोले नॉर्मले के शिक्षक प्रशिक्षण संस्था पेरिस में हुई। 1898 में आपकी नियुक्ति एवं पदोन्नति सोरेबान विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय का नाम, पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस की सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्था में प्रोफेसर हिमले के सेवानिवृत्त होने के पश्चात इतिहास एवं भूगोल के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पद पर हुई। इस पद को शीघ्र ब्लास के प्रयासों से ही पूरी तरह से चेयर ऑफ ज्योग्राफी मान लिया गया। ब्लास द्वारा यह पद संभालने से पूर्व यहां भूगोल को सिर्फ इतिहास का सहायक विषय माना जाता रहा। इसी कारण ब्लास ने अपने पदभार ग्रहण के समय दिए गए प्रथम प्रवचन में ही कहा कि भूगोल मात्र ऐतिहासिक घटनाओं को समझने वाला शास्त्र ही नहीं है, यह विषय अपने आप में स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण ज्ञान की शाखा है। उन्होंने समय समय पर फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की एवं वहां के भौगोलिक परिवेश के अनुसार पहली बार फ्रांस का प्रादेशिक विभाजन किया। आपके प्रादेशिक चिंतन का आधार ग्रामीण बस्तियां, भूमि से लगान एवं ग्रामीण परिवेश में उपयोग, उसका स्वावलंबी जीवन का आधार जैसे तत्व बने रहे। सारेबान पेरिस में आप जीवन पर्यंत भौगोलिक विधि तंत्र चिंतन एवं संकल्पनाओं के विकास हेतु निरंतर कार्य करते रहे एवं अनेक शिष्यों को प्रेरणा दी। यही विद्वान शिष्य बाद में फ्रांस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल के प्रोफेसर बने।
ब्लास के प्रयास से फ्रांस में धीरे धीरे स्वतंत्र भूगोल विभाग एवं विभागाध्यक्ष की स्थापना हुई। आज भी फ्रांस के प्राय सभी विश्वविद्यालयों के भूगोल विभागाध्यक्ष ब्लास की तीसरी पीढ़ी शिष्यों के शिष्य के हैं। भूगोल को देन रचनाएं। ब्लास ने समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भूगोल पर शोध पत्र एवं लेख लिखे। उन्होंने कई ग्रंथ भी अपने प्रादेशिक चिंतन को स्पष्ट करने एवं उनका व्यवहारिक पक्ष समझने हेतु लिखे। उनकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावशाली रही। वह एक माने हुए प्रवक्ता रहे, अतः जहाँ भी वह प्रवचन हेतु गए वहाँ आपने अपनी स्थायी छाप छोड़ी। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं निम्न रही। ब्लास ने समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भूगोल पर शोध पत्र लिखे। उन्होंने कई ग्रंथ भी अपने प्रादेशिक चिंतन को स्पष्ट करने एवं उसका व्यवहारिक पक्ष समझने हेतु लिखे। उनकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावशाली रही। वह एक माने हुए प्रवक्ता रहे, अतः जहाँ भी वह प्रवचन हेतु गए वहाँ अपनी स्थायी छाप छोड़ी। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं। पहली, फ्रांस में उन्होंने 1894 से जीवन पर्यंत अनाल्स दी ज्योग्राफी भूगोल की वार्षिक पत्रिका का निरंतर प्रकाशन किया। इसमें भूगोल की सभी शाखाओं, भूविज्ञान, खनिज विज्ञान, ऐतिहासिक भूगोल आदि विषयों पर विकासमान चिंतन एवं उदाहरण सहित किए गए खोज कार्यों आदि का विवेचन विद्वानों द्वारा विस्तार से दिया गया। उन्होंने विख्यात विशेषज्ञों को अंग्रेजी, जर्मन एवं अन्य भाषा की रचनाओं का फ्रांसीसी में अनुवाद कराकर इसमें प्रकाशित किया। इस पत्रिका का सह संपादक डी मार्जीर था। दूसरा, यूरोप में राष्ट्र एवं राज्य 1889 में प्रकाशित। तीसरा, यूरोप के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिवेश पर तैयार की गई एटलस 1894 में प्रकाशित हुई। चौथा है फ्रांस का भूगोल, जिसका फ्रांसीसी भाषा में नाम है ज्योग्राफी डी ला फ्रांस 1903। पांचवा, पूर्वी फ्रांस का भूगोल, जिसका फ्रांसीसी भाषा में नाम है फ्रांस डी ला एफ फर्स्ट 1917 में प्रकाशित। छठा, उनका विश्व विख्यात एवं बहुचर्चित ग्रंथ मानव भूगोल। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य डी मार्टोनी के प्रयास से 1923 में प्रकाशित हुआ। 7, उनका एक विशेष रूप से प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित विस्तृत लेख सामाजिक तथ्यों की भौगोलिक दशाएं 1902 में प्रकाशित। फ्रांस में ब्लास एक ऐसा विद्वान रहा जिसने भूगोल की एक रूपता स्वीकार करते हुए भी प्रादेशिक एवं मानव भूगोल को भूगोल विज्ञान में उचित स्थान प्रदान किया। उसका अपने देश के भौगोलिक चिंतन के विकास में विलक्षण योगदान रहा। भूगोल के विशिष्ट लक्षणों के विषय में ब्लास का कार्य। ब्लास ने एनाल्स में 1913 में भूगोल के विशिष्ट लक्षण पर स्वयं की एक लेख श्रृंखला प्रकाशित की। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूगोलवेत्ता का एक स्थान प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों विज्ञानों पे होना चाहिए। उनके भूगोल के निम्न 6 लक्षण बताए। पहला, भूगोल में पार्थिव घटनाओं की एकता महत्वपूर्ण है, अतः इसमें विश्व की पार्थिव घटनाओं एवं उनकी प्रवृत्ति की सकारण व्याख्या की जाती है। दूसरे अर्थों में भौगोलिक कारक तत्व एक दूसरे से संबंधित होकर पार्थिव घटक का निर्माण करते हैं। 2, पार्थिव घटनाएं विविध रूपी
योग एवं समायोजन में स्थित है। विभिन्न घटनाओं में विकास एवं परिवर्तन इसी कारण होता है। तीसरा, ऐसी यौगिक एवं सविविधताओं की स्थिति, उनका वर्णन एवं व्याख्या भूगोल में होती है। चौथा, भूगोल में परिवेश एनवायरनमेंट के विभिन्न तत्वों का मानव पर प्रभाव का अध्ययन होता है। इसमें विशेषतः जलवायु, धरातल, वनस्पति का प्रभाव महत्वपूर्ण है। इन सब में मानव के सामंजस्य का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। पांचवा, भूगोल में ऐसी वैज्ञानिक विधियों की निरंतर खोज करना होता है जिसके द्वारा पार्थिव घटनाओं को परिभाषित कर उन्हें वर्गीकृत किया जा सके। यहाँ ब्लास ने ऐसे नियमों एवं गणितीय आधार की कल्पना की जो कि भूतल की विभिन्न घटनाओं की प्रवृत्ति को तथ्यात्मक आधार प्रदान कर सके। ब्रून्स पर भी ब्लास के इस चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा एवं उसने पार्थिव घटनाओं को वर्गीकृत एवं नियमबद्ध करते हुए उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। छठा, भूगोल में मानव द्वारा भूतल पर लाए गए परिवर्तन एवं उसके महत्वपूर्ण कार्यों को सही मूल्यांकन कर उसकी तर्क संगत स्थिति निश्चित की जानी चाहिए। उपरोक्त लक्षणों की व्यवहारिक व्याख्या सन 1889 से लेकर जीवन पर्यंत ब्लास अपनी रचनाओं द्वारा करते रहे। उनके विचार प्रारंभ से ही परिपक्व एवं स्पष्ट रहे। उन्होंने कांट की भांति दर्शन पर अधिक जोर नहीं दिया। उन्होंने भौतिक, प्रादेशिक एवं मानव में से किसी एक पक्ष को ही भूगोल में कभी भी प्रबल नहीं माना। वह तीनों के समन्वित विकास का हामी रहा। अतः उसने पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों, उसकी घटनाओं एवं उन घटनाओं में मानव के योगदान की सम्यक व्याख्या को महत्वपूर्ण माना। भूगोल के वैज्ञानिक विकास के लिए उन्होंने अनाल्स में स्वेस, स्टोन एवं अन्य कई भूगोल से संबंधित विज्ञानों, जिसमें भूविज्ञान आदि के जर्मन एवं अंग्रेजी विद्वानों के लेखों और खोजों का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद कराकर उन्हें प्रकाशित किया। एक तरह से ब्लास जो हैं वो संभववादी चिंतन के पक्षधर रहे हैं, यानी मानव को उन्होंने विशेष अपने सब चीज़ों में विशेष स्थान दिया है। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति एवं मानव निर्मित तथ्य एक दूसरे से अविभाज्य हैं। वैसे उन्होंने मानव के कार्यों को महत्वपूर्ण माना और मानव द्वारा किए गए कार्यों को ये माना कि मानव का कार्य जो है वो इतने शक्तिशाली है कि वो प्रकृति में परिवर्तन की शक्ति रखते हैं। बहुत सारी ऐसे चिंतन हैं और उनके जो जितने भी लेख हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि वो संभववादी चिंतन के पक्षधर रहे हैं। ब्लास लिखते हैं कि समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रबल विचारधारा यदि है तो वह है सार्वभौमिक एकता। मानव भूगोल के गोचर पदार्थ सार्वभौमिक एकता से संबंधित है, जिसकी रचना स्वयं पृथ्वी के प्रत्येक भाग में भौतिक दशाओं के योग से हुई है। ब्लास ने रेड जेल की भांति प्रकृति के आधिपत्य या नियंत्रणकारी प्रभाव को कहीं भी स्वीकार नहीं किया। तो मानव भूगोल के संस्थापक जो हैं वो ब्लास हैं। आज के लिए इतना ही।